बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। और आज हम उसी चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट के कॉन्सेप्ट को। ट्रांसफर ऑफ हीट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये एक बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम लोग इसके 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। एक होगा कंडक्शन, एक होगा कन्वेक्शन और एक होगा रेडिएशन। बट इनको हम वन बाय वन करके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज हीट ट्रांसफर्स अकर व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखिए, हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास हीट जो है, हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। हीट हमारे पास ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन। ठीक हो गया। एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्यों ट्रांसफर होती है? क्योंकि इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद होता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद ना हो तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरे पास यहाँ पे ये एक रूम है जिसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे मैंने टेबल के ऊपर एक कप ऑफ टी मैंने प्लेस किया हुआ है। ठीक हो गया। अब इस कप ऑफ टी का जो टेम्परेचर है दैट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स सपोज। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली यहाँ से हीट को रिलीज करता रहेगा। अब इस कंडीशन में देखें तो हमारे पास ये जो टी है ये एक हॉटर ऑब्जेक्ट है, रूम जो है दैट इज कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब मेरे पास हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह हीट जो है इस कप ऑफ टी से रिलीज होगी और एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली हीट रिलीज होती रहेगी। कब तक रिलीज होगी? तब तक रिलीज होगी जब तक कि ये दोनों जो है तो ये सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए, सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। क्यों? क्योंकि पहले देखिए इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ हीट होगी। ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है। अब कब तक ये ट्रांसफर ऑफ हीट होती रहेगी, ये भी एक सवाल आता है माइंड में कि हमारे पास ये हीट जो है ये ट्रांसफर तो हो रही है बट कब तक होगी? तब तक ये हीट ट्रांसफर होगी जब तक इन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और जब ये सेम हो जाएगा तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इसी में आगे आके इसका जिक्र भी है कि मेरे पास ये ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस until both object reach the same temperature। मतलब कि ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाते, और विच इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। तो मेरे पास सिंपल, मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मेरे पास आइस क्यूब होता है। हम लोग उस आइस क्यूब को ले ले और अपने हाथ पे उसको रख दे। ठीक है। तो वो हमारे हाथ को बहुत ज्यादा ठंडा फील होता है। क्यों? वो इसलिए ठंडा फील होता है कि मेरे हाथ का टेम्परेचर जो है दैट इज लेट सपोज, चूंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर कर लेता हूँ। आइस क्यूब जो कि -20 पे होगा, 30 पे होगा, वट एवर जितने पे भी है, जैसे हम उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे वो क्या करेगा, वो हमारे हाथ से हीट को ट्रांसफर करने लग जाएगा। ठीक है। और वेरी हाई रेट के साथ जो है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। और ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है
जैसे ये 37 पे है और आइस क्यूब -20 पे है, लेट्स सपोज, तो इनके दरमियान बहुत ज्यादा जो है तो टेम्परेचर डिफरेंस है, इस वजह से यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है तो वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसी वजह से हम लोग जैसे ही आइस क्यूब को अपने हाथ पे रखते हैं तो ये बहुत स्मॉल टाइम में हमारे हाथ को ठंडा करना शुरू कर देता है, और एक पॉइंट आता है कि हमारे इस हाथ में पेन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि ये हमारे पास आइस क्यूब सारी की सारी हीट हमारे हाथ से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता जा रहा है, और हमारा हाथ ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है हमारे हाथ से उस आइस क्यूब में। पॉइंट समझ आ रही है? तो हमारे हाथ से आइस क्यूब में जो है तो हीट ट्रांसफर हो रही है, और इस हीट ट्रांसफर के दौरान अब ये कब तक होती रहेगी, तो ये तब तक होगी कि जब हमारे हाथ का टेम्परेचर और आइस क्यूब का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रखनी कि हमारे हाथ का टेम्परेचर जो है तो वो क्या हो जाएगा जी, -20 पे ही जाएगा, तो नहीं। अब ये इक्विलिब्रियम -20 पे नहीं आएगी, क्योंकि इनिशियली मैंने आइस क्यूब का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। ठीक है, तो देखें पॉइंट को जरा समझे, आइस क्यूब जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है तो उसका टेम्परेचर -20 से ऊपर आ रहा है। ठीक है, मेरे हाथ से हीट रिलीज हो रही है तो मेरे हाथ का टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो एक डाउन आ रहा है, एक अप आ रहा है, तो ये एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों मैच कर जाएंगे। अब वो पॉइंट कौन सा होगा, मे बी 0 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, -1 हो, -2 हो, ये हमें नहीं पता। ठीक है, बट एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे इनके दरमियान ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और उसी पॉइंट को जहां पर ये दोनों बैलेंस हुए हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट क्या है बच्चों, हीट एक एनर्जी है। ठीक है, हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी को ट्रांसफर करने के बच्चों हमारे पास ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास विद मैटर, और एक होता है विदाउट मैटर, विदाउट मैटर। ठीक है, मतलब कि जैसे कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कि एक बच्चा है बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। ठीक है, या एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उसने क्या किया कि एक ने बॉल करवाई, दूसरे ने उसको हिट किया। ठीक है, अब उसने उस बॉल को हिट किया, उसने एक एनर्जी ट्रांसफर की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब उसने एनर्जी तो ट्रांसफर कर दी, अब वो बॉल ने वो एनर्जी गेन की, अब बॉल इस पॉइंट से उड़ के दूसरे पॉइंट पे जा रही है। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास बच्चा है, उसने एक 6 लगाया और बॉल यहां से उड़ के इस पॉइंट पे आ गई, लेट सपोज इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, अब इस बच्चे ने क्या किया, इस बॉल को एनर्जी ट्रांसफर की, एक्चुअल में इससे एनर्जी ट्रांसफर की यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, बट उस एनर्जी को ट्रांसफर करने का इसका मूड कौन सा था, इससे साथ में मैटर को भी ट्रांसफर किया, मतलब बॉल को भी भेज दिया। ठीक हो गया, तो अब इस कंडीशन में, इस एग्जांपल में आप कहोगे कि हमारे पास एनर्जी भी ट्रांसफर हुई है और मैटर भी ट्रांसफर हुआ है। ठीक हो गया, अब यहीं पे एक बच्चा और खड़ा है जो कि इधर एक तीसरे बच्चे को आवाज लगा रहा है कि बॉल को कैच करो। ठीक है, अब इसने आवाज लगाई, ऊंची आवाज लगाई, बॉल को कैच करो। ठीक हो गया, अब इसने भी क्या किया, इसने भी एनर्जी ट्रांसफर की, अब इसने भी एनर्जी ट्रांसफर की इन अ फॉर्म ऑफ साउंड। ठीक है, बट अब इसने क्या किया, इसने मैटर को ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर की है। मतलब हमारे पास दो कंडीशंस है, एक जैसे ये मार्कर मैं फेंक दूं तो मतलब कि मैंने मैटर को भी ट्रांसफर किया, एनर्जी को भी ट्रांसफर किया, और एक मैं ऊंचा बोल रहा हूं या अभी मैं बात कर रहा हूं तो इस टाइम पे मैं सिर्फ अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर पा रहा हूं, मैं मैटर को ट्रांसफर नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये दो मेथड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है तो ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो अब बात करते हैं इसके जो ये ट्रांसफर ऑफ हीट्स के जो 3 पॉइंट्स हैं। एक होता है हमारे पास बच्चों कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। ठीक हो गया, अब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन सब को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे कन्वेक्शन की, और फिर फाइनल में हम बात करेंगे रेडिएशन की, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कंडक्शन की बात करते हैं। सॉरी, ये लगता है मेरे बाजू से जो है तो ये मिट गया है। अच्छा, कंडक्शन, कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन क्या है, द प्रोसेस in which heat is transferred between objects
विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट ट्रांसफर होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, बट उसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता। अभी मैंने आपको बोला ना, एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो मेथड है, एक में मैटर भी ट्रांसफर होता है और एक में मैटर ट्रांसफर नहीं होता। तो कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता। अब इसके अंदर हीट ट्रांसफर होगी। अब वो हीट कैसे ट्रांसफर होती है? तो वो हीट ट्रांसफर होती है, हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ये वाइब्रेशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, या ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है, या हमारे पास ये वाइब्रेशन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल की वजह से ट्रांसफर होती है। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बर्नर है, ठीक है। अब ये बर्नर क्या करेगा? मुझे हीट प्रोवाइड करेगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक मेटालिक रॉड है, ठीक है, ये मेटालिक रॉड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेटालिक रॉड को देखें तो इसका ये वाला पोर्शन जो है ये बर्नर के ऊपर है, तो हीट यहां से कंटिन्यूसली इस रीजन को मिलती रहेगी। ठीक हो गया। अब हीट यहां पे इसको मिल रही है, बट आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लेट सपोज मैं आपको अगर बोलूं, मेरे पास ये रॉड है, मैंने इसको बर्नर के ऊपर प्लेस किया लाइक दिस, ठीक है। अब घर में कोई चम्मच ले लें स्टील की, उसको यहाँ पे रख दें बर्नर के ऊपर, एक एंड को दूसरे एंड से उसको पकड़ लें। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद आप फील करोगे कि आपका ये वाला जहां से आपने उसको पकड़ा हुआ है वो रीजन भी हीट अप हो गया है, और एक पॉइंट आएगा कि वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि आप उसको होल्ड करके नहीं रख पाओगे और आप उसको फेंक दोगे। ठीक है। अब यहां पे देखें, आपने इस रीजन से उसको होल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है, यहां से आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, यहां से वो हीट अप हो रहा है, बट यहां पे कैसे वो हीट पहुंची, यहां पे क्यों गर्म हुआ? ऐसा तो नहीं है कि ये वाला मोड़ के उधर आ गया और वो वाला इधर आ गया, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो मतलब कि हीट तो एक्चुअल बर्नर के ऊपर यहां से पड़ा हुआ है रॉड, और हीट इस रीजन को मिल रही है, बट हीट अप ये वाला रीजन भी हुआ। तो यहां से हमें पता चला कि अब यहां पे कोई मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, यह उठ के उधर नहीं गया, बल्कि मैटर के ट्रांसफर होने के बगैर हीट जो है वो इस पॉइंट ए से हीट ट्रांसफर हो गई इस पॉइंट बी तक। ठीक हो गया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो देखो बच्चों, मेरे पास यहां पे ना एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यहां पे हमारे पास इस रॉड के अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे या नहीं होंगे? तो आप कहेंगे ये डेफिनेटली सर होंगे। अच्छा, अब इनिशियली हमें पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है तो वो रैंडमली या स्मॉल एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करता रहता है, ये एटम या मॉलिक्यूल। ठीक। अब जैसे ही मैंने इसको बर्नर के ऊपर रखा, तो इनकी जो ये वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वो इंक्रीज हो जाएगी और ये हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इनिशियली मतलब अगर वो यूं यूं वाइब्रेट कर रहे थे, तो मतलब कि लाइक दिस उनकी वाइब्रेशन इस तरह थी। अब हमने जैसे उनको हीट प्रोवाइड की, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया। अब होगा क्या कि यहां पे एक एटम मौजूद है, ये वाला एटम आके उसको हिट करेगा। ठीक है। अब इसने क्या किया हुआ है, एक्चुअल में हीट एब्जॉर्ब की हुई है। ठीक है। ये आके इसको हिट करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा। अब स्लो स्लो उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है, तो इसका भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, वो फिर आगे फर्दर दूसरे को ट्रांसफर करेगा। मतलब कि यहां से वाइब्रेशन के जरिए इसने इसको ट्रांसफर की, फिर ये आगे ट्रांसफर करेगा, तो कंटिन्यूसली जो है तो ये पूरे का पूरा रॉड जो है, तो इस तरह इसके अंदर ये हीट ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ? कि यहाँ पे ये जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की और इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से इन्होंने हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेशन करना स्टार्ट किया, इन तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स ने। और फिर वो जो है तो आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करने लग गए। उस कोलिजन की वजह से इन मॉलिक्यूल्स से हीट इधर ट्रांसफर हुई, तो स्लो स्लो इधर ट्रांसफर हो रही है, ये भी हीट अप हो रहा है, इसका भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रहा है। इसी तरह वो आगे ट्रांसफर करेगा, वो आगे ट्रांसफर करेगा, तो करते करते हीट एक्चुअल में जो कि इस पॉइंट के ऊपर बर्नर अप्लाइड था, हीट यहां पे एब्जॉर्ब हो रही थी, बट वही हीट अब हमें यहां पे भी फील हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? बिकॉज कि हमारे पास हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया, और उस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की वजह से ये आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन कर रहे हैं, और कंटिन्यूअसली इन्होंने क्या किया, हमारे पास इस हीट को आगे ट्रांसफर किया।
ठीक है। अब देखो बच्चों, मेरे पास ना हीट को ट्रांसफर करने के लिए, कंडक्शन के प्रोसेस के लिए हमारे पास ना कंडक्शन कंडक्शन के लिए हमारे पास ना कुछ चीजें होती हैं। एक हमारे पास होते हैं गुड कंडक्टर्स और एक होते हैं बैड कंडक्टर्स। ठीक हो गया। अब गुड कंडक्टर्स बैड कंडक्टर्स क्या होंगे? गुड कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहा जाता है जो कि बहुत अच्छी तरह हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और बैड कंडक्टर्स उनको कहा जाता है जो कि हीट को कंडक्ट ही नहीं करते। गुड कंडक्टर्स में आपके पास एग्जांपल आ जाती है, आयरन की आ जाती है, एल्यूमिनियम की आ जाती है, कॉपर आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है इन कंडक्टर्स के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर बैड कंडक्टर्स की बात करें तो ग्लास हमारे पास एक बैड कंडक्टर है। उसके अलावा हमारे पास वुड, सॉरी ग्लास को निकाल दें, इसके ऊपर मुझे डाउट है, अभी कंफर्म नहीं हूं, तो हाँ ना कोई यांग फजूल वो ना हो जाए। ठीक है, पेपर कर लें। पेपर हमारे पास बैड कंडक्टर है। उसके बाद वुड जो है वो हमारे पास एक बैड कंडक्टर है। रबर जो है वो हमारे पास बैड कंडक्टर है। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चला कि ये बैड कंडक्टर्स हैं? देखिए, मैं अगर आयरन का रॉड ले लूं, एल्यूमिनियम का रॉड ले लूं या कॉपर का रॉड ले लूं, उसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो वो रॉड जो है तो वो हीट को कंडक्ट करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, बट अगर उसी बर्नर के ऊपर मैं पेपर को रख दूं तो पेपर उस हीट को कंडक्ट करने की बजाय उल्टा खुद जल जाएगा। वुड को रख दूं तो वो भी हीट को कंडक्ट करने की बजाय खुद जल जाएगा। ठीक है, तो उसका जलना हमें ये बात बता रहा है कि वो हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरह रबर की बात करें, वो भी पिघल जाएगी। तो ये हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जो कि हीट को कंडक्ट करने की बजाय उल्टा खुद ही जो है तो वो जल जाते हैं। ठीक है, अब वुड की बात करें या इनकी, तो ये वो मटेरियल्स हैं, ये बैड कंडक्टर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही हीट को कंडक्ट नहीं करते, बट एक लिमिट तक, और इनकी लिमिट बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। अब ये भी हमारे पास एक लिमिट तक हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या कंडक्ट करते हैं। आप इस रॉड को कंटिन्यूसली हीट देते रहो देते रहो देते रहो, एक पॉइंट आएगा, ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को रीच करेगा और ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट इसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली टू इस वुड के। ठीक हो गया। अब वुड के अंदर वो एबिलिटी नहीं है। वुड जो है ये भी कंडक्शन करता है बट बहुत स्मॉल माइन्यूट लेवल पे। मतलब सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, घरों में हम लोग जब सालन बनाते हैं तो वो भी जो भी हम चम्मच वगैरह यूज करते हैं उसका सालन को बनाने के लिए, तो उसके पीछे बैक एंड पे हम लोगों ने एक वुड का एक हैंडल लगाया होता है जहां से हम उसको पकड़ते हैं। ठीक हो गया। अब वो हैंडल वुड का ना लगा हो तो वो मेटल का, अगर वही स्टील का ही वो बर्तन यूज हो रहा हो, जिस चम्मच है वो स्टील की होती है, तो उसको अगर हम बैक उसके पीछे हम लोग होल्डर ना लगाए तो क्या होगा कि वो चम्मच जो है तो उस बर्तन में पड़ी पड़ी इतनी हीट अप हो जाएगी कि हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे वुड का एक हम लोग हैंडल लगा देते हैं। ठीक है, अब वो हैंडल क्या करता है, वो भी हीट एब्जॉर्ब करता है। अगर आप देखेंगे तो वो हैंडल भी कुछ टाइम के लिए गर्म होता है, बट वो इतना गर्म नहीं होता कि हम उसको पकड़ ना सके। वहां पे भी हीट एब्जॉर्ब होती है बट स्मॉल अमाउंट में, इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। इस वजह से हम उस हैंडल से पकड़ के सालन बना लेते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, अब वो एक लिमिट तक हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ये ना हो कि आप उस हैंडल को उठा निकाल के बर्नर पे रख दो, बर्नर पे रखोगे तो जल जाएगा, वो हीट को कंडक्ट करने की बजाय उल्टा जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बैड कंडक्टर्स कहते हैं और ये हमारे पास गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहीं पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, मैं जरा उसको चेक कर लूं कि हमारे पास अच्छा, अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आपके बुक में डिस्कस किया गया है कंडक्शन को लेके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंडक्शन, देखिए थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ आपके बुक में डिस्कस किया गया है, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट हमें क्या कहता है कि उसके अंदर हमें कुछ अपैरेटस यूज करने हैं, अपैरेटस। तो इसके अंदर के जो हम अपैरेटस यूज करेंगे, एक तो हम लोग रॉड्स यूज करेंगे। अब वो रॉड एक होगा कॉपर का, एक होगा एल्यूमिनियम का और एक होगा आयरन का। ठीक हो गया। हाँ, आयरन का एंड और एक ब्रास का भी होगा, बट ब्रास को छोड़े चलो, हम लोग आयरन तक ही ले लेते हैं। ठीक है, तीन। उसके बाद हमें वैक्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें जो है तो
वो बोर्ड पिन्स होती है ना, वो चाहिए, BOARD, बोर्ड पिन्स ये चाहिए, और एक स्टैंड चाहिए होगा। ये एक्सपेरिमेंट का हमारे पास एपरेटस है, ये चीजें हमें चाहिए। और हाँ, एक बर्नर भी चाहिए होगा जो कि हीट प्रोवाइड करेगा, बर्नर। ठीक है, ये चीजें हमें चाहिए होंगी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब मैं इसका प्रोसीजर सारा वो लिखने नहीं वाला, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग एक्चुअल में क्या करेंगे और हमारी कंक्लूजन इसमें क्या होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक बर्नर है, यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है और ये हमें कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंड लगा हुआ है। अब वो स्टैंड बन जाए मुझसे बस किसी तरीके से। ठीक हो गया, और यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, और यहाँ से यूं, ये मेरे पास एक स्टैंड है। ठीक हो गया। अच्छा, स्टैंड के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर ये 3 रॉड प्लेस कर दिए हैं। एक मेरे पास है जी ब्लू कलर का रॉड। ठीक हो गया। एक को मैं ब्लैक से ड्रॉ कर लेता हूं। अच्छा जी, ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का रॉड आ गया, और एक को मैं रेड से ड्रॉ कर लेता हूं। एक मेरे पास रेड कलर का आ गया मेरे पास रॉड। ठीक है। अच्छा, इनको मैं यू कलर कर देता हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये रेड कलर वाला जो रॉड है, एक ये हो गया। एक को मैं ब्लैक कलर कर देता हूं कि ये ब्लैक रॉड आ गया, ये लाइक इस तरह। अच्छा, और एक मेरे पास आ गया ब्लू, तो इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एक इनका बैक एंड मौजूद है। फ्रंट एंड से तो हमने इसको प्लेस कर दिया बर्नर के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, और ये इनका बैक एंड आ गया। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास आयरन का रॉड आ गया, ये मेरे पास एल्यूमिनियम का रॉड आ गया, और लेट्स सपोज ये मेरे पास कॉपर का रॉड आ गया। ये मेरे पास 3 रॉड आ गए, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, बर्नर को यूज कर लिया जिसके जरिए हम इन रॉड्स को हीट प्रोवाइड करेंगे, और आपने मेक श्योर करना है कि इनको सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलनी चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ हीट, इनको सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलनी चाहिए। हीट के अमाउंट में जो है तो वो कोई गड़बड़ ना हो, मतलब जितनी हीट इसको मिल रही है उतनी इसको भी मिले, उतनी इसको भी मिले। ठीक हो गया। अच्छा, हमने 3 यूज कर लिया, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। अब हमने क्या करना है, इनके बैक एंड पे यहाँ पे वैक्स लगा देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, मैं वैक्स को, मैं यहाँ पे रेड से वैक्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जिस तरह बॉक्स बना के, ये लेट सपोज मैंने यहाँ पे वैक्स लगा दी, यहाँ पे भी वैक्स लगा दूंगा, इस एंड पे भी, और यहाँ पे भी वैक्स लगा दूंगा। ठीक है, अब मैंने तीनों के बैक एंड पे वैक्स लगा के उनमें मैंने बोर्ड पिंस को अटैच कर दिया। ये लेट सपोज मेरे पास बोर्ड पिंस है लाइक दिस, यूनिक यूनिक सी बोर्ड पिंस और सारा स्ट्रक्चर बन रहा है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे पास एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर मैंने के पास एक स्टैंड लगाया, स्टैंड के ऊपर मैंने 3 रॉड रखे। एक मेरे पास रॉड है कॉपर का जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, एक एल्यूमिनियम का जिसको मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, एक आयरन का जिसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इनका फ्रंट एंड जो है उसको मैंने बर्नर के ऊपर रखा हुआ है, और बैक एंड पे मैंने इनको क्या कर दिया, इसके ऊपर वैक्स लगा दी। वैक्स लगाने के बाद मैंने इनके साथ पिंस को अटैच कर दिया, बोर्ड पिंस हमारे पास जो होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोगों ने इनको सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है तो वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सी वैक्स पहले पिघलेगी और ये पिन नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद हमने देखा कि सबसे पहले ये वाली पिन गिरी, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई। इसके बाद सेकंड पे हमारे पास ये वाली पिन गिरी, तो इसकी सेकंड पोजीशन आ गई, और लास्ट में हमारे पास ये पिन गिरी जिसकी थर्ड पोजीशन आ गई। ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि देखो हमारे पास एक्चुअल में ये तीनों कंडक्टर्स हैं, ये तीनों जो है तो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, बट ज्यादा फास्ट कौन कंडक्ट कर रहा है, तो वो कॉपर। कॉपर जो है वो हीट को सबसे ज्यादा
फास्टली जो है तो क्या करता है, कंडक्ट करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम है, थर्ड पे आयरन है। अब ये हमें कैसे पता चला कि हमने देखा कि जितनी सेम अमाउंट की वैक्स हमने यहाँ पे तीनों पे हमने सेम अमाउंट की वैक्स लगाई, सेम अमाउंट ऑफ हीट हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने इनके साथ पिंस को अटैच कर दिया। अब हमने देखा कि कॉपर की जो ये वैक्स है ये पहले पिघली एल्यूमिनियम की बाद में और आयरन की सबसे लास्ट में। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि इसका रेट ऑफ कंडक्शन ज्यादा है, इसका रेट ऑफ कंडक्शन कॉपर की बनिस्बत एल्यूमिनियम का कम है और आयरन का सबसे कम है। तो रेट ऑफ कंडक्शन ज्यादा होने की वजह से इसने ज्यादा जल्दी हीट को ट्रांसफर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और वो वैक्स जो है तो वो पिघली और पिघलने के बाद वो फिर नीचे ड्रॉप हो गई। तो अब इसका हमारे पास कंक्लूजन क्या आई, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास copper is good conductor than aluminium। पहला ये, एंड aluminium is good conductor than iron। सही हो गया। तो इसकी ये कंक्लूजन हमारे पास आई कि हमारे पास जो है तो कॉपर जो है वो कॉपर कंडक्ट्स बेटर देन एल्यूमिनियम वाइल एल्यूमिनियम कंडक्ट्स बेटर देन आयरन एंड ब्रास। तो ब्रास का भी इसमें आपकी बुक में डिस्कशन हुई है, बट हमने उस ब्रास को इसमें यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। तो ठीक हो गया। हमारे पास ये तीन रॉड्स थे और तीनों का हमारे पास रेट ऑफ कंडक्शन वो डिफरेंट है। कॉपर का रेट ऑफ कंडक्शन फास्ट है, एल्यूमिनियम का कम है और आयरन का सबसे कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर हम लोगों ने समझा कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, और हमने कंडक्शन के पूरे प्रोसेस को इसके अंदर डिस्कस किया। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि आपकी बुक में डिस्कस्ड है। उस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने ये चीज देखी कि कंडक्टर्स में भी फिर हमारे पास गुड कंडक्ट फास्टली कंडक्ट करने वाले कंडक्टर्स भी हैं, स्लो कंडक्ट करने वाले कंडक्टर्स भी हैं। तो वो चीज भी हमने देखी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट समझ आए होंगे। बच्चों हम लोग इस चैप्टर के अंदर ना बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, बट ये बेसिक लेवल पे है। इसके अंदर मैं ज्यादा जो है तो डिटेल में नहीं जाता, बस इतनी कोशिश करता हूँ कि जितना आपकी बुक के अंदर मौजूद है मैं उसी को एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और आगे भी इंशाल्लाह आएंगे। तो अगर तो आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।